आर्कोलॉजिस्ट सीकर है। आज सीकर के इतिहास में राव राजा कल्याण सिंह जी की भूमिका पर विचार करेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले कुछ गणमान्य लोगों ने राव राजा कल्याण सिंह जी की जो जयंती मनाई और उन्होंने उनको जिस ढंग से बढ़ा चढ़ा कर किया, वो एक सामंतवाद को पुनर्स्थापित करने का बीजेपी का कार्यक्रम था। राव राजा कल्याण सिंह जी सीकर के आखिरी 11वें शासक थे। माधव सिंह जी की मृत्यु के बाद ये उनके लड़के नहीं थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। इनका गोदनामा जयपुर ने जो स्वीकार किया है, उस गोदनामे के लिए, क्योंकि मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि सीकर रियासत नहीं थी, एक ठिकाना था और ये जयपुर में नजराना देकर के इलाका इन्होंने लिया था, अलग अलग इलाका लिया था। फतेहपुर का इलाका भी लिया, लक्ष्मणगढ़ था, रामगढ़ था और हर्ष के पहाड़ तक था। ये जो इलाका लिया उसके लिए ये चोट वसूल करते थे, लेकिन हमें और ज़्यादा लंबे इतिहास में नहीं जाकर कैप्टन बेब द्वारा लिखित सीकर की जो इतिहास, सीकर का जो इतिहास है, उस इतिहास का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि कल्याण सिंह जी का गोदनामा जो स्वीकार किया गया है, वो गोदनामा 1922 में 8,41,913 रुपये और 7 आना नजराने के लिए लिया, जब जाकर के कल्याण सिंह जी का गोदनामा स्वीकार किया। कल्याण सिंह जी से पहले 10 शासक क्या थे वो मेरा विषय नहीं है। कल्याण सिंह जी जो 11वें शासक थे और जब गद्दी पे बैठे तो इनकी उम्र 36 साल थी, और 36 साल की उम्र में जब ये 22वें गद्दी पर बैठे, फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जिंदे सिपाही वापस आए, उन सिपाहियों ने यहाँ की बहुमत जनता जो किसान थी उसको जगाने का काम किया, और उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, और उन्होंने जो जगाने का काम किया और जो वापस जिंदे आए, उसके शिलालेख झुंझुनू के अंदर लगे हुए हैं। इन्होंने आने के बाद एज ए व्यक्ति कल्याण सिंह जी का व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत सादगी और व्यक्तिगत जीवन एक बहुत ही शानदार है, जिसको शिक्षा ग्रहण लायक था। लेकिन कल्याण सिंह जी अनपढ़ थे, निरक्षर थे, प्रशासक नहीं थे, और इनका जो एडवाइजरी मंडल है वो सबसे घटिया था। ये बात कैप्टन बेब ने अपनी किताब में भी लिखा है। जो कैप्टन बेब की जो किताब है, जो सीकर का इतिहास लिखा है, ये कैप्टन बेब ने अपनी किताब में लिखा है, जिसमें पेज नंबर भी दिया हुआ है। और जहाँ तक 3 अप्रैल 1935 को जयपुर रियासत ने कल्याण सिंह जी को और उसकी मंडली द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, उन पर बराबर जो किसानों के द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे थे,
उसकी वजह से इनको सारे प्रशासनिक अधिकार लेने के लिए 3 अप्रैल 1935 का समय दिया, जो पुस्तक के पेज संख्या 386 पर दर्ज है, और जिसका आधार जो है वो बीकानेर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड की फाइल है, जो बीकानेर आर्काइव में सुरक्षित है। लेकिन 2 अप्रैल 1935 को कल्याण सिंह जी की माता का देहांत होने की वजह से उनको 14 दिन का समय बढ़ाया गया और जयपुर रियासत ने ये तय कर लिया। वही अप्रैल के महीने में 1935 में खुड़ी कांड जो हुआ, कुदर कांड जो हुआ, और जो अत्याचार हुए 1935 में, उस समय कल्याण सिंह जी ही शासक में मुख्य थे। और जितना किसानों के कत्ल हुए हैं, सीकर के 11 राजाओं में सबसे ज़्यादा कत्ल कल्याण सिंह जी के समय में हुए। कल्याण सिंह जी के समय में केवल किसान ही नहीं मरे हैं, कल्याण सिंह जी के समर्थक महरौली के राजपूतों का भी कत्ल हुआ, जो 2 दर्जन से ज़्यादा है, जो सीकर रेलवे स्टेशन पे उन्होंने हुआ। और इन अत्याचारों से दुखी होकर के जयपुर रियासत ने इनको 1938 में नज़रबंद किया, जिसका रिकॉर्ड जो है वो जयपुर से जो छपने वाला गजट है, उस गजट के अंदर ये प्रकाशित है। ये गजट प्रकाशित है जिसमें इसका वर्णन है, और इनको सेवा के लिए एक नाई, 2 दरोगा, एक धोबी, एक रसोईया और एक और कुल 5 आदमी दिए गए, और इनको 5 साल यहाँ से निष्कासित कर दिया। ये 5 साल निष्कासित के बाद सीकर को सारे अधिकार छीन कर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हाथ में आ गए, और जयपुर से ही ये संचालन हुआ। सीकर में उस समय WT बेव सीनियर ऑफिसर था। जब ये वापस आए, जो इन्होंने समझौता किया जाट किसान पंचायत के साथ, उसके तहत जब ये वापस लौट कर के आए, तो कल्याण सिंह जी का स्वभाव वो पहले वाला जैसा नहीं रहा। दोस्तों, सामंत या राजा चाहे किसी भी जाति का हो, एक जैसा ही होता है। उदाहरण के तौर पर सीकर में किसानों में जो सबसे बड़ी संख्या थी जाटों को, जिनको सीकर में बसने का अधिकार नहीं था, जिसको सीकर में पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसमें नौकरी करने का अधिकार नहीं था, उन्होंने बसने का अधिकार राजपूतों को भी नहीं दिया। और परकोटे के अंदर और परकोटे के 500 मीटर बाहर किसी भी राजपूत शेखावत का आप घर बता दो तो हम आपको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। उनको भी इन्होंने अनपढ़ी रखा। कल्याण सिंह जी के समय में सबसे ज़्यादा कोई सुखी था तो बनिए, जिनमें अग्रवाल, जैन, ओसवाल, ब्राह्मण, कायस्थ, क्यामखानी और पठान थे। और ग्रामीण किसान जनता इनसे बेहद दुखी थी। जब कल्याण सिंह जेल में थे तो उसके पक्ष में यही लोग थे, बहुमत गाँव का उसके पक्ष में नहीं था। इसी का नतीजा था और कि जब ये वापस आए, अपना शासन संभाला, तो उन्होंने कुछ छोटी मोटी रियायतें दी, लेकिन वो इतने धार्मिक रूप से भीरू हो गए कि कल्याण सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी में 3 ही जगह का निर्माण करवाया। एक 36,000 रुपये
लगाकर इन्होंने कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो उनके पहले राजा माधो सिंह जी ने जो माधो स्कूल बनाई थी उसके ऊपर आज वही मंदिर के महंत काबिज हैं और इनकी बरसी में वही महंत जो है वो उनके देख रेख में बैंड वादन होता है, एक मुखिया है। दूसरा ये है कि कल हरदयाल सिंह जी मेयो कॉलेज में पढ़ते थे, उनको क्यों निष्कासित किया गया ये मैं मेरे मुंह से मेरी ज़बान खराब नहीं करना चाहता। इसके लिए आप रतनलाल मिश्र जिसने शेखावाटी पर सबसे ज़्यादा काम किया है, शेखावाटी के नवीन इतिहास को पेज नंबर 210 पर आप पढ़ लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। जहाँ तक सवाल है, राजा कोई जाति का नहीं होता। यदि राजा जाति का होता तो सीकर का राजा लक्ष्मणगढ़ में की मील गोत की जाटनी को नहीं बैठा। यदि जातिवाद होता तो वसुंधरा राजे राजपुतानी है, धौलपुर जाटू के नहीं ब्याही जाती। पटियाला महाराज जो है वो अपनी लड़की जोधपुर नहीं देता, और जोधपुर और जयपुर वाले मुगलों को या पहले तुर्कों को जो रिश्ते किए हैं वो नहीं होते। और सबसे पहला रिश्ता जो है तुगलकों के हुआ। फिरोज शाह तुगलक जो है वो भटनेर की बाटी राजपुतानी का लड़का था। ये राजाओं से राजाओं का रिश्ता होता है। ये जातिवाद और ये अहंकार ये नीचे की कौमों के लिए है, ये राजाओं के अंदर नहीं है। इस और हालत ये हो गई सीकर की कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन सीकर प्रिंसेस इंडिया में था, राजा महाराजाओं का था। कांग्रेस का ये समझौता था अंग्रेज़ों के साथ कि जो राजाओं का राज है वहाँ कांग्रेस का भी गठन नहीं करना है। और सीकर में 1947 तक कोई कांग्रेस का गठन नहीं हुआ। और ये सीकर का राजा 15 जून 1954 तक रहा। यहाँ के काश्तकार दो जगह बटे हुए थे, खालसा के गाँव में और जागीरी गाँव में। और जागीर के अंदर जब ज़मीन पे कब्जे हुए उस समय सबसे ज़्यादा किसानों पे कत्लेआम हुआ, खातेदारी राइट हुआ। लेकिन सीकर के बहादुर किसानों ने अपने आंदोलन के बल पर गुलामी के समय 1947 में ज़मीन का हक ले लिया था। इसलिए इनका कौन क्या गुणगान करता है, व्यापारी क्या गुणगान करता है और परजीवी वर्ग क्या गुणगान करता है, उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। सामंत कभी जनता का हिस्सा नहीं होता। सामंत हमेशा जनता के लिए भक्षक होता है। और उसी के अनुरूप सीकर का 11वां शासक था, तो उसकी हालत जो हुई वो ये हुई कि सीकर के शासक ने अपना जो कुछ अपने पास था, जो उसके पास किले थे, देवगढ़, रघुनाथगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर, धोद, दीपरा, सब बेच दिए। देवीपुरा की कोठी बेच दी, मकराना महल बेच दिया, चाइनीज महल बेच दिया। और इनके अलावा शीश महल जो था वो बेच दिया। गढ़ के अंदर इनकी कोर्ट लगती थी, इजलास, वो बेच दिया। और तो और कल्याण सिंह जी से ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई शासक नहीं हुआ जिसने अपनी मूर्तियाँ खुद ने बनवाई और वो जगह बेचती और खुद को अपना जीवन जीवित मोसर करना पड़ा। और उसको अपने शमशान घाट में मूर्तियों सहित, जिसमें आपकी और हरदयाल सिंह की मूर्ति लगी है, अपने शमशान घाट में बेचती है। सीकर की जो देवीपुरा की कोठी इन्होंने कामखानियों को दी। और यही नहीं किया, सीकर में अग्रवाल समाज ने, यहाँ क्यूरेटर जो अग्रवाल आया था उससे मिलकर, जबकि एंटीक्विटी के अंतर्गत आता था, सीकर का सारा गढ़ अग्रवाल समाज ने ले लिया। कोड़ियों के मोल ले लिया, कहीं कामखानियों ने ले लिया, कहीं और ले लिया। और हर्ष की मूर्तियाँ तक इन्होंने बेच दी। जागीरदारी अनुमूलन अधिनियम 1952 के अनुसार जो चीज़ें सार्वजनिक उपयोग की थी
सीकर का सबसे अच्छा जो म्यूजियम था, जो कलकत्ता नेशनल म्यूजियम से रिकॉग्नाइज था, वो म्यूजियम की जगह जो रामलीला मैदान के पोलो ग्राउंड के अंदर था, उसमें सारे हथियार, सारे गहने, सारे पोशाक सब कुछ बेच दिया। और दोस्तों, मेरा आपको से अनुरोध है कि आप सीकर म्यूजियम में जाइए, वहाँ देखिए सीकर राज की उस म्यूजियम में एक कटारी भी नहीं है, सारे हथियार भरतपुर से ला के रखे। मैं इसमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहता कि चाहे सामंत या राजा भरतपुर का है या सीकर का है या कोटा का है, राजा अलग ही होता है, शासक की अलग ही जात है, वो किसी जात विशेष का नहीं होता। और यदि कोई उसको जात विशेष का मानता है तो वो आखिर में गरीब ही रहता है, उसको अपनी मेहनत से ही उसका काम चलता है। इसलिए जो बीजेपी प्रयास कर रही है, बीजेपी फालतू की जो ये चीज़ें कर रही है, पुनः सामंतवाद को जिंदा करने की कर रही है। समय के अनुरूप भारत लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, सामंतवाद पुनर्जीवित नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये लाइव हम समाप्त करते हैं। और जिन किताबों का हमने सहारा लिया है, हम आपके सामने उन किताबों को बता देते हैं, जिसके अंदर जयपुर का गजट है, जिसके अंदर कल्याण सिंह जी को जयपुर रियासत ने जो रियासत से बदर करने की प्रयास किया, इसके पेज नंबर 287 पर अंकन है। और ये कैप्टन बेब द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ सीकर, जिसके अंदर कल्याण सिंह जी को कितने रुपए लेकर कल्याण सिंह जी का गोदनामा स्वीकार किया और कल्याण सिंह जी को गिरफ्तार किया, ये सारे इसमें वर्णन है। सीकर वालों ने अलग से अंग्रेज़ों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो पत्र व्यवहार किए, वो सारे पत्र व्यवहार शामिल हैं। और ये महावीर पुरोहित, जिसने एक सीकर संदेश के नाम से एक फर्जी पर्चा जो निकाला है और उसमें कुछ सीकर के उन व्यापारियों की फ़ोटोएं भी दी है, वो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो इतिहासकार की श्रेणी में काउंट किया जाता है। और मेरे पास जो किताब है, ये गोपाल दान चारणवास सीकर वंशोत्पत्ति पुस्तक है, जो पूरी काव्यात्मक है। इसमें सारा सीकर का वर्णन है। एच.एन. आर्य, जो जिसने शोध किया है शेखावाटी के ऊपर, ये इसको भी हमने सहारा लिया है। ठाकर देशराज द्वारा लिखित जो पुस्तक है, रियासती कालीन यहाँ के किसानों की और जाटों की क्या स्थिति थी, जिसके अंदर इसका सारा विस्तृत डिटेल दिया है। जाबरमल शर्मा द्वारा लिखित सीकर का इतिहास, जिसको महावीर पुरोहित ने दोबारा छापा है, इन किताबों से भी हमने आधार लिया है। मदन लाल मीणा और डॉक्टर विनीत गोदल एसआई ने सीकर का इतिहास जो छापा है, उसका हमने सहारा लिया है हमारी बात में। और सीकर किस ढंग से फतेहपुर परगना का हिस्सा बना और फतेहपुर परगना का कैसे आया, ये सीकर से पहले के अमखानियों की जो रिसर्च बुक्स है, उनका हमने सहारा लिया है। इन चीज़ों के हम रेफरेंस से आपके बीच में जो कह रहे हैं। और लास्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि सीकर का विल्स रिपोर्ट, जिस विल्स रिपोर्ट्स में पंडित शीतला प्रसाद वाजपेयी, जो मुख्य न्यायाधीश था जयपुर राज्य का, ठाकुर महेंद्र पाल सिंह कोटला, एक जांच समिति आई थी 1933 में और उसने सीकर पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है हमारे पास और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। और फिर भी हमारे कहने में खतरे में कोई गलती रह जाए और यदि जो ताकतें पुनः सामंतवाद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, मैं सोचता हूँ वो नाकामयाब होगी। इन्हीं के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।